Okay, guys. So let's continue with this lecture. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, प्रीवियसली हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे ऑन दिस पार्ट, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, वो मैंने आपको बता दिया। ये टेबल ये अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, ये डिस्कस कर लिया इन द प्रीवियस पार्ट इटसेल्फ। अभी जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग। क्या बोला है देखो, आइडेंटिकल टू एनी अदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक, स्पेशल वैल्यू इज डिफाइंड एंड अप्लाइड फॉर्म ऑफ फंक्शनल टेस्ट। मतलब कोई एक फंक्शन पे कोई एक स्पेशल कुछ वैल्यूज, कुछ एक स्पेसिफिक ऐसा वैल्यू जो नॉर्मली हम लोग एंटर नहीं करते, ऐसा कुछ वैल्यू डाल के हम लोग चेक करेंगे, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग। स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग के एग्जांपल्स क्या हो सकता है, तो हम लोग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कैसे कुछ मिनिमम एंड मैक्सिमम बाउंड्री के वैल्यू डालते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्पेशल वैल्यू। सो आपको वही देखना है, बाउंड्री के कुछ वैल्यूज इंसर्ट करना है जो एक्सट्रीम बाउंड्री के, दैट गोइंग टू बी योर स्पेशल वैल्यू। याद रखो, ये आपस में लिंक्ड है। बाउंड्री वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा, उसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें भी हम लोगों ने देखा बाउंड्रीज वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू जो है, एक्सट्रीम वैल्यूज जो है, वो हम लोग यहाँ पे डाल के चेक करेंगे। सो यहाँ पे आपको वही बोला है, फंक्शनल टेस्ट होगा, वो फंक्शन में एक्सट्रीम वैल्यूज डाल के, बाउंड्री के वैल्यूज डाल के, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पार्टीशन करके रखा है कि ओके दिस इज वैलिड एंड दिस इज इनवैलिड पार्टीशन। सो जो वैलिड एंड इनवैलिड के एक्सट्रीम बाउंड्रीज के वैल्यू है, दैट दोज वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज द स्पेशल वैल्यू, जिसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पे वही बोला है, फंक्शनल टेस्टिंग विच इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट वेरीफाइज वेदर ईच फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑपरेटेड इन कॉन्फ्रेंस विद द रिक्वायर्ड specifications or not. Each and every functionality of the system is tested by providing an appropriate input, verifying the output and comparing the actual result with expected result. तो एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट का मतलब क्या होगा, कहाँ पे हम लोग कहाँ पे ये एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम लोग बताते हैं, ये बताओ जल्दी से मुझे। जहाँ पे हम लोग, कहाँ पे आएगा एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट का कंसेप्ट, कहाँ पे आएगा गाइस, जल्दी बताओ। जो टेस्ट केसेस हम लोग बनाते हैं, याद है, टेस्ट केसेस जो बनाते हैं वहां पे एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट का हम लोग का कंपैरिजन आता है। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इन मूवी बुकिंग टेस्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मूवी बुकिंग टेस्टिंग में अगर आप देखेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है कि मैं मूवी टिकट बुकिंग कब तक अलाउ करूंगा, मैक्सिमम कितने अलाउ करूंगा। सो अब यहाँ पे देखो, दे गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपका है ना, जब मूवी टिकट्स अगर सब, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग बुक करते हैं तो उसमें जॉइंस अप्लाई हो रहे हैं, याद रखो जॉइंस अप्लाई हो रहे हैं। कितने वैल्यूज जॉइन होंगे यहाँ पे, मेरे पास एक एक टेबल रहेगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ना एक ही मूवी है जो मल्टीपल थिएटर्स में है, ठीक है। एक ही मूवी है जो मल्टीपल लोकेशंस में, मल्टीपल थिएटर में आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा और उसके मल्टीपल शोज रहेंगे। सो याद रखो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 या उससे भी ज्यादा टेबल में से हम लोग जॉइंस अप्लाई करके एक क्वेरी फायर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अब, और वो एक मूवी के मल्टीपल वर्जन रहेंगे। जैसे कोई ये अगर तमिल या तेलुगु मूवी है या इंग्लिश हॉलीवुड मूवी है, तो अब वो सेम मूवी सपोज हम लोगों ने डब किया हुआ है हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती, भोजपुरी, जो भी लैंग्वेजेस में किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो मूवी आएगा। देन वो मूवी अभी कौन से वर्जन में डब्ड है, अब कोई एक ही थिएटर में सपोज मेरे पास एक ही मूवी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और उसके दोनों के शोज साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अब मैंने इंग्लिश के लिए बुक किया था, आपने गलती से मुझे हिंदी वाले में ये कर दिया, सो क्या होगा, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। या फिर चलो हिंदी में एक बार हम लोग अगर मुंबई में रहते हैं तो हम लोग इंग्लिश वाला हिंदी में देख भी ले, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने बुक जो किया था वो इंग्लिश या हिंदी में किया था और आपने मुझे तमिल में डाल दिया, मतलब अब वो तो आप सोच लो कि मैं जाके भी वहां पे समझ नहीं पाऊंगा कि कौन क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। गेटिंग, सो दिस इज समथिंग विच इज द स्पेशल वैल्यू, कि एक ही मूवी, हम लोग के पास एक मूवी टेबल है जिसके अंदर वी आर स्टोरिंग ऑल दी मूवी डिटेल्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चलो एक ही मूवी टेबल रहेगा तो ठीक है,
लेकिन वो मूवी टेबल में भी वापस नॉर्मलाइजेशन होगा। कैसे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा? बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस इन विच इट इज डब्ड और द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ दैट मूवी। एंड उसके बेस के ऊपर वापस मेरे शोज जो है वो सेग्रीगेट होंगे, क्योंकि आई एम सपोज टू बुक अ मूवी टिकट इन आइनॉक्स इन ऑर्बिट। ठीक है, अब वो इन ऑर्बिट में मेरे पास 11 o'clock का शो है विच इज फॉर दिस मूवी, विच इज अवेलेबल इन हिंदी और विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन तमिल। तो व्हेन आई ट्राई टू बुक अ टिकट, इट शुड नॉट मेक अ मिस्टेक कि जहाँ पे हिंदी वाले को तमिल में डाल रहा है, तमिल वाले को हिंदी में डाल रहा है, दोनों को प्रॉब्लम होगा, दोनों को कुछ समझ में नहीं आएगा, एंड एट द एंड इट विल क्रिएट अ मेस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग, जहाँ पे बाउंड्री के वैल्यू हम लोग डालेंगे। बाउंड्री के वैल्यू मतलब वो दोनों में मैं एक्सट्रीम मैक्सिमम टिकट्स बुक करने की ट्राई करूंगा, एंड 11 o'clock ही मैं सपोज। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर मैं एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक ही अकाउंट से एक सेम शो अगर दो प्लेसेस पे अगर ट्राई कर रहा हूँ, देन हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग। जैसे यहाँ पे देखो, अब मेरा एक अकाउंट है, अब मेरा वो सेम अकाउंट जो है वो यहाँ पे वेबसाइट पे भी वर्कआउट हो रहा है और वो सेम मोबाइल पे भी वर्कआउट हो रहा है। सो मैंने सेम अकाउंट से वेबसाइट पे एंड मोबाइल पे दोनों पे लॉग इन किया है। नाउ वी हैव टू शोज, 11 o'clock शो एट हियर एंड एट हियर एज वेल। अब ये दोनों अगर मैं बुक कर रहा हूँ, ठीक है, वेबसाइट से सपोज किसी दूसरे ने बुक किया, यहाँ से मैं किसी दूसरे ने बुक किया। अब आपको मैक्सिमम सीट्स जो अलाउ किया है यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम सीट्स कितने अलाउ किए? 10। तो अब हम लोग स्पेशल वैल्यू के अंदर ये भी देखेंगे कि एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम में 10 टिकट कहाँ से बुक कर रहा हूँ? वेबसाइट से। और 10 टिकट में कहाँ से बुक कर रहा हूँ? मोबाइल से। तो वो टाइम पे ये अलाउ करेगा कि नहीं? दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड ए स्पेशल वैल्यू। और उसमें भी अगर मैं अगर दो अलग मूवी के लिए कर रहा हूँ या दो अलग थिएटर के लिए कर रहा हूँ, देन हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव। और अगर एक ही थिएटर में एक ही अकाउंट से 10 से ज्यादा सीट्स अगर बुक हो रहे हैं दो अलग लॉगिन से, देन हाउ इट्स गोइंग टू अलाउ गेटिंग। सो ये हम लोग को देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऐसा अगर वो अलाउ करेगा तो ये तो वापस जो टिकट ब्लैकिंग वाला क्या पैटर्न है वो वापस चालू हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकता है। या कोई अननेसेसरीली ये जो डेटा है इसको ब्लॉक करके रख रहा है। बिकॉज अगर मैं सपोज यहाँ पे 10 टिकट्स में बुकिंग चालू करके बैठा हूँ, अब कोई दूसरा जब आ रहा है, अभी अभी का टाइम तो अलग है कि अभी आपको यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई दूसरा आ रहा है और वो टाइम पे यहाँ पे उसको वो सीट्स अवेलेबल नहीं मिल रहा है, या उसको वो सीट्स जो है वो इन प्रोसेस या ब्लॉक मिल रहा है। तो वो इन प्रोसेस या ब्लॉक मिल रहा है उसका मतलब क्या है कि आप जब वो जो टिकट बुक कर रहे हो, आपने वो डेटा ब्लॉक करके रखा, उसकी वजह से कोई दूसरा वो बुक नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट थिंग, कैंसिलेशन अवेलेबल सर्टन थिएटर्स में अवेलेबल है। सो अब अभी अगर मैंने 10 टिकट बुक किया, सो अब मैक्सिमम कैंसिलेशन टाइम कौन सा है उसका? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4:15 का शो है, देन कैंसिलेशन इज अलाउड टिल 3 o'clock, लेट्स सपोज। क्योंकि अगर 3 o'clock के बाद में इफ यू आर कैंसिलिंग, या फिर मैं 4:15 को ही कैंसिल कर रहा हूँ जब मूवी चालू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने 20 टिकट्स लेके रख दिए। अब मैं वो टिकट्स जो थिएटर है वो किसी दूसरे को भी सेल नहीं कर पाया, मैंने भी वो टिकट्स पे शो नहीं देखा, मैंने कैंसिल किया, तो उसका जो भी 10-20% उनके चार्जेस है वो कट करके बाकी के पैसे वापस दिए। तो मतलब उनके जो चार्जेस है, लेकिन उनका जो मेन एक्चुअल जो प्रॉफिट था वो तो नहीं हुआ ना। कैंसलेशन चार्जेस भले लगा दिए मुझे, अब अगर किसी का बिजनेस अगर मुझे स्पॉइल करना है, राइवल्स ही आपस में ऐसा कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। सो अब मैं यहाँ पे सपोज मैं अगर कैप लगा रहा हूँ कि इफ यू आर कैंसलिंग योर मूवी 1 hour बिफोर, तो आपके कैंसलेशन चार्जेस जो है वो 50% रहेंगे। इफ यू आर कैंसलिंग 2 hours बिफोर, तो वो सेम कैंसलेशन चार्जेस 30% ऑफ द टोटल अमाउंट रहेगा। इफ यू आर कैंसलिंग 3 hours बिफोर द शो टाइम, तो आपके कैंसलेशन चार्जेस जो रहेंगे वो टोटल 20% फ्रॉम द टोटल अमाउंट रहेंगे। या इफ यू आर कैंसलिंग 5 hours बिफोर या 4 hours बिफोर द शो, तो आपके 10% या 5% ऐसा कुछ कट होंगे। सो अगेन वो क्या हो गया? वो स्पेशल वैल्यू हो गया कि अब जब अगर मैं, आपने क्या बोला है कि अगर 1 hour से कम टाइम में इफ यू आर कैंसलिंग तो 50% चार्जेस रहेंगे। तो अब अगर मैं शो चालू होने के बाद अगर कैंसिल कर रहा हूँ, सी दिस इज वेरी ट्रिकी, ध्यान से सुनो।
मैंने शो चालू हो गया, मैं मूवी में एंटर हो गया, ठीक है, टिकट्स मेरे पास है, अब थिएटर में जाने के बाद मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो मतलब मैं थिएटर में बैठा हुआ हूँ एंड देन आई एम कैंसिलिंग दिस, तो ये प्रोसेस हो गया, जब तक मेरे पास आएगा तो उतने टाइम में मैं मूवी देख के बाहर निकल जाऊंगा। दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्पेशल वैल्यू। नहीं सोचा है ना आपने कभी? सोचो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? थिएटर वाले लूट जाएंगे। अगर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को अगर ये ट्रिक पता चल गया तो वो, आप अगर कोई एक टिकट अगर उनको 200 में दे रहे हो, दे आर रेडी टू परचेज इट फॉर 200, क्योंकि कैंसलेशन चार्जेस आपके 50% होने वाले हैं। ऐसे भी एनी हाउ दे विल बी गेटिंग दैट टिकट फॉर 100 रुपीज ओनली। तो मैंने क्या किया, बुक किया, थिएटर में मैं एंटर हुआ, 4 बजे मैं एंटर हो गया, एंड देन जैसे ही मैं थिएटर में एंटर हुआ, मैंने एज पर द कंडीशन मैंने टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया। तो अगेन आपको यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखना है, वो क्या है स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग के अंदर, कि आप अगर शो को 15 मिनट्स ही बचे हैं, या जब भी हम लोग थिएटर में लोगों को जाने का परमिशन दे रहे हैं उसके बाद से आप उनको अलाउ मत करो कैंसिल करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, 4 o'clock में एंटर हो गया थिएटर में, सीट पे मैं बैठ गया, अब मैं अपने टिकट जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ, चार्ज रहेंगे 50% रहेंगे। अभी 15 मिनट्स ही बचे तो कोई दूसरा परचेस करने भी नहीं आ रहा है, शो ऑलमोस्ट चालू हो गया। तो शो चालू हो गया मतलब मैंने ऑफिशियली मूवी देखा भी, कैंसिल भी किया, रिफंड भी मिल गया, सारा बेनिफिट मेरा है, लॉस किसका हो गया? क्या करेंगे आप इसके लिए? दिस इज समथिंग कॉल्ड ए स्पेशल वैल्यू। गेटिंग? आप में से किसी ने लास्ट मोमेंट कैंसिल करके देखा है? कितने टाइम पहले आउट रहता है कैंसिलेशन? अगर ये कंडीशन जो मैंने आपको बताया, अगर ऐसा वर्कआउट हो रहा है और ये अगर कॉलेज स्टूडेंट्स को पता चल गया, बड़े बड़े ग्रुप में जाएंगे ना, आई डोंट माइंड कहाँ पे भी जाना है, ओके 3D 4D मूवीज देखने जाएंगे हम लोग, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एनी हाउ लास्ट में मुझे जो टिकट्स के चार्जेस लगने वाले हैं वो तो 50% ही लगने वाले हैं, 50% तो रिफंड आ जाएगा एज पर देयर पॉलिसीज। So this will create a problem for the business, right? Getting? I hope आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, I'll give you one more example. ये this is the loophole in the system. अगर ये लूपहोल अगर है तो जो बुक माई शो से जो टिकट बुक कर रहे हैं, थिएटर वाले जो टिकट्स सेल कर रहे हैं वो लूट जाएंगे। I'll give you one more example. रिलायंस जो पहले CDMA फोन्स आते थे, तो वो CDMA फोन में स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम था। मतलब आप देखो कि जब हम लोग CDMA फोन यूज करते थे ना, तो उसमें क्या पैटर्न क्या था, सबसे पहले तो वो टाइम पे आप अगर बिल आपका अगर पोस्टपेड कनेक्शन भी अगर है ना, तो भी आपको पर मिनट बेसिस के ऊपर चार्जेस लेते रहते थे, आप कितना यूज करोगे उसके हिसाब से। तो अगर मेरा अगर 300 का बिलिंग साइकिल अगर है, मिनिमम 300 रुपीज का, तो उसमें मुझे 500 या 1000 मिनट्स उसमें फ्री मिलते थे, और उसके ऊपर अगर गया तो उतने फिर पर मिनट के मुझे 40 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा कुछ चार्जेस रहते थे, और पूरा महीना मैंने उसके हिसाब से कितने कॉल किए उसके हिसाब से मेरे टोटल चार्जेस जाते थे। अब अब स्टार्टिंग में जो रिलायंस का CDMA फोन्स जो थे, उनका जो कैलकुलेशन जो होता था ना, वो कैसे होता था पता है आपको? कि मैंने अगर किसी को कॉल कनेक्ट किया, ठीक है, अब मैंने उससे 30 मिनट्स बात किया, और उसके बाद में जब वो कॉल डिस्कनेक्ट होता है, तो एट द पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्ट सॉफ्टवेयर विल कैलकुलेट टोटल कितने मिनट्स ऑफ आपका कितना टोटल मिनट्स आपने कम्युनिकेट किया है, और उसके हिसाब से आपके चार्जेस कितने हैं। तो अगर आपके 1000 मिनट्स है तो उसमें से वो -30 मिनट्स करेगा। सिंपल कैलकुलेशन जो हम लोग हर कोई ये सेम लॉजिक या ये सेम कोड लिखेंगे। अब ये तो हो गया जब मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं या सामने वाला डिस्कनेक्ट कर रहा है, तब वो कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। मतलब एक एक फंक्शन कॉल हो रहा है डिस्कनेक्ट वाला, जिसमें वो लास्ट में आपको टोटल कॉल का ड्यूरेशन कैलकुलेट करके बताएगा। प्रॉब्लम ये होता था कि अगर मेरे पास CDMA फोन में मैंने उसको मेरे किसी फ्रेंड के साथ मैंने हाफ एन आवर 1 आवर बात किया, अब मैं उसको बोलूंगा कि भाई फोन डिस्कनेक्ट नहीं करना, और आपने CDMA फोन देखे रहते थे, उसके बैटरीज बहुत आराम से निकल लेंगे, और बैटरी निकलते ही फोन स्विच ऑफ हो गया आपका। तो अब इंस्टेड ऑफ डिस्कनेक्टिंग द कॉल, मैं सिर्फ फोन को बैटरी निकाल के स्विच ऑफ कर दूंगा। सो ध्यान से सुनो अब मेरा बात। अब जो प्रोग्राम चालू हुआ था, जो कंडीशन चालू हुआ था,
वो अब्रप्टली इंटरप्ट हो गया, एंड नहीं हुआ, इंटरप्ट हो गया। और वो इंटरप्ट की वजह से जो एक्सेप्शन था वो एक्सेप्शन प्रॉपरली कॉल नहीं हो पाया, एंड उसका रीजन ये होता था, बेनिफिट हम लोगों के लिए, कि जो वो 1 आवर मैंने बात किया है ना, वो 1 आवर का चार्जेस जो है मेरे अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता था, और उसकी वजह से रिलायंस को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था वो टाइम पे। और जब तक उनको पता चला, बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट उठा लिया था, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट। सो अगर मैं ऐसा कर रहा था, मतलब मेरे जैसे और कितने सारे थे जिनको ये पता था कैसा होता है गेटिंग। सो आप देखो कि जब ऐसे कोई लूपहोल्स का अगर पता चलता है, और ये लूपहोल्स क्या है, दिस आर द लूपहोल्स जहाँ पे स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग आपने प्रॉपर नहीं किया है और आपके यूजर ने कर लिया वो, और उसको वो लूपहोल या उसको वो गैप पता चल गया, एंड नाउ ही इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट लूपहोल और दैट गैप, एंड एज अ रिजल्ट आपका कंपनी का लॉस हो रहा है। तो वो रिलायंस वाला छोड़ दो, लेकिन ये बुक माई शो वाला जो मैंने आपको बताया, वो अगर ऐसा, अगर सच में अगर ऐसा कैंसलेशन अलाउ हो रहा है, तो आप सोचो कि हर जगह पे किसको कितना प्रॉब्लम होगा। फ्लाइट्स में, चलो फ्लाइट्स में तो चेक इन हो गया, तो मेरा वहां पे ऑफिशियल ये हो गया। आप थिएटर में जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका वो टिकट्स देखता है, ऑनलाइन टिकट्स स्कैन करता है, हाँ आ गया। अब बहुत बार क्या होता है कि आप देखो, सर्टन जो थिएटर्स होते हैं ना, वहां पे मैं फिजिकली जाके टिकट्स लूंगा, है ना, और वहां पे फिर मैं जाके वो टिकट्स जो है वो चेक करते हैं, या बहुत बार सिर्फ मोबाइल में देखते हैं, उनके पास ज्यादा टूल्स नहीं रहते। बहुत सारे ऐसे थिएटर आपको मिलेंगे। सो अगर ऐसे थिएटर है जहाँ पे चेकिंग ज्यादा नहीं होता है, उसने देख लिया कि हाँ भाई टिकट है, चलो जाने दो। अब उसने क्या किया, चेक इन नहीं किया, मेरा एंट्री नहीं किया, तो मैंने अंदर जाके कैंसिल कर दिया टिकट। मैं थिएटर में आ भी गया, मूवी में बैठ भी गया, और टिकट कैंसिल भी कर दिया, पैसा भी वापस मिल गया, जो भी 60% 50% मिल रहा है, और मूवी भी देखने मिला। गेटिंग। सो यहाँ पे हम लोगों का ये मेन पॉइंट है। सो हाउ वी आर गोइंग टू टैकल सच सिचुएशन, यही मेन बात है। सॉफ्टवेयर बनाना, वर्कआउट करना, टिकट्स बुक करना, दैट्स नॉट द डिफिकल्ट थिंग। लेकिन आप जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और उसके बाद में आपके सॉफ्टवेयर के लूप होल आपके पहले अगर आपके एंड यूजर्स को मिल गए, देन वो बहुत अच्छी तरह से वो लूप होल्स को एक्सप्लोर करेंगे, और वो खुद नहीं करेंगे, वो सबको बताएंगे। और जब तक आपको पता चलेगा ना, आपका सॉफ्टवेयर का बैंड बच चुका रहेगा, या आपका जो क्लाइंट जिसके लिए आपने बनाया है उसका बैंड बच चुका रहेगा। सो इसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेम में हम लोग जो ऑनलाइन गेम्स या कुछ खेलते हैं, उसमें देखो पहले से ही हम लोग का एक पैटर्न आता है, चिट कोड डाल दो, आपका कैरेक्टर कभी मरेगा नहीं, ये वो। सो अब वो क्या हो गया, दैट इज समथिंग कि मैंने सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए बनाया। वो एक लूप होल नहीं है। चिट कोड का मतलब क्या है कि अगर मैं गेम टेस्ट कर रहा हूँ, सारे स्टेजेस चल रहे हैं कि नहीं ढंग से, वो अगर टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं मरना नहीं चाहिए। अगर मैं मरते रहूंगा तो मतलब भाई मेरा गेम पूरा टेस्ट करके होगा कभी, है ना। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट द केस। ओके। नेक्स्ट थिंग, अब गूगल पे से कभी पैसा पे करते हैं, आपने देखा वहां पे वो पे करके आता है, लेकिन आपके अकाउंट से थोड़ा डिले में टेस्ट कट होता है वो। तो अगर मैंने बोल दिया कि चलो मैंने किसी को 5,000 या 20,000 गूगल पे से पे किया, उसने वहां पे बोला कि रिसीव हो गया, बाद में मैंने अपने बैंक में जाके वो ट्रांजेक्शन कैंसिल किया। तो अगर मैंने वो ट्रांजेक्शन अगर मोबाइल बैंकिंग यूज करके या बैंक में जाके रिक्वेस्ट डाल के अगर इमीडिएटली कैंसिल कर रहा हूँ, तो मतलब वो बंदे ने ऑफिशियली मुझे रिसीव्ड करके भेज दिया, और बाद में मैं बैंक से जाके ट्रांजेक्शन कैंसिल कर रहा हूँ, तो गूगल पे ने तो वहां पे बता दिया कि हाँ पैसा गया, लेकिन बैंक से जब जा रहा है उसके पहले मैं कैंसिल कर रहा हूँ। सो क्या हो गया, मतलब मैंने तो उसको उल्लू ही बना दिया ऑफिशियली। मैंने उसके बाद से रिटर्न में ले लिया कि भाई तूने पैसा रिसीव किया है, और बाद में मैंने ट्रांजेक्शन कैंसिल भी किया, मतलब 20,000 दिए बिना मैंने 20,000 पे किया उसको। दिस इज द लूप होल, अगर ये पॉसिबल होगा तो। ठीक है। सो दोज आर द टाइप्स और एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल वैल्यू। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्पेशल वैल्यू, सेवरल रीजंस व्हिच मेक इट बेस्ट ऑप्शन फॉर टेस्टिंग द प्रोग्राम। सो ये वे में टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग इतने स्पेशल वैल्यूज अगर देखेंगे तो डिसएडवांटेज क्या होता है, बहुत बार वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ द टेस्टर। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अब अभी तक हम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ये सोचा रहेगा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन जिसने एक बार सोचा, उसने ट्राई किया, उसका सक्सेस हो गया, तो आप सोचो वो कितने लोगों को बताएगा कि भाई ऐसा होता है इसमें, है ना, और वो और कितने लोगों को बताएंगे।
तो जहाँ पे एक बंदा जो का वीक में अगर एक ही बार आ रहा था, उसकी जगह पे अभी वो 10-10 बार आएगा, क्योंकि बैठ बैठ के पैसा तो वापस ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका टेस्टर का एबिलिटी के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा कभी कभी डिपेंडेंट होते हैं स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग के लिए, कि अगर उसमें ही एक्सपर्टाइज है, उसके पास अगर ये नॉलेज है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो या आप अगर ऐसा सोच सकते हैं, तो ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और ऐसे नॉलेजेबल टेस्टर्स या एक्सपर्ट टेस्टर्स जो है वो यहाँ पे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, ये ऐसे खाली नहीं बैठे रहते, क्योंकि उनने उन्होंने हर एक सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर किया रहता है। जो कंडीशन हम लोग नहीं सोच सकते, ऐसे कंडीशन उन्होंने एक्सप्लोर किए रहते हैं। तो पहले तो उनको ढूंढना और उनको अपॉइंट करना, तो उस पर आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा जाता है। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इसके लिए। लेकिन हाँ, अगर आपको अपना वैल्यू या अपना इमेज अगर बचाना है, तो ऐसा ज़्यादा पे करना एक बार चल भी जाएगा। So we can say is special value testing is an extension of boundary value. So यहाँ पे वही दिया है, is an extension of boundary value, जहाँ पे हम लोग वही सेम वैल्यूज जो है वो यहाँ पे एंटर करके ट्राई करेंगे। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने कैंसलेशन टाइम कितना है, सो अगर मैं बोल रहा हूँ बिफोर 15 मिनट्स ऑफ योर मूवी शो आप कैंसिल कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, बाउंड्री वैल्यू हो गया। तो अगर 15 मिनट्स के पहले कैंसिलेशन अलाउड है, यस हो गया कैंसिल, तो 15 मिनट्स के पहले मैं थिएटर में आके वो सेम मैंने अप्लाई किया, कैंसिल हो गया। सो वो आपके हिसाब से बाउंड्री वैल्यू प्रॉपर वर्कआउट किया, लेकिन एज पर द बिजनेस वहां पे वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया ना। गेटिंग। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थिएटर में घुस गया ना, एंट्री एक बार हो गया, उसके बाद में आप अगर मुझे स्क्रीन पे लेट भी भेज रहे हैं ना, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर मैं मल्टीप्लेक्स में पीवीआर में कहीं पे एक बार एंटर हो गया, बाद में अंदर जाके तो खाली मुझे सीट ही ढूंढना है। तो अगर मैं हाफ एन आवर भी पहले अगर अंदर चले जाता हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ पे आजू बाजू में जहाँ पे भी कैफेटेरिया रहेगा वहाँ बैठ के टाइम पास कर लूंगा। सो अगेन वो भी आपको यहाँ पे देखना होता है कि आपका एंट्री कब होता है, जब आप अंदर घुस रहे हैं। तो उसके बाद में अगर मैं इमीडिएटली अगर कैंसिल कर रहा हूँ एंट्री पे ही, तो भी वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे दो बाउंड्री वैल्यू चेक होंगे, समझ में आ रहा है आपको? दो बाउंड्री वैल्यू चेक होंगे, एक जहाँ पे जो टिकट्स वेरीफाई करके लोगों को अंदर अलाउ कर रहा है, वो एक तो सिस्टम में चेक इन कर रहा है कि ओके चलो ये जिसने टिकट परचेस किया था वो आया नहीं आया। अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो कर रहा है, तो आप देखो कि अभी वो पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रहा है। एक तो मैं एंटर हो रहा हूँ, तो उसने मेरा टिकट स्कैन किया, अब वो एंटर कर रहा है, और वही सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं टिकट कैंसिल कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन स्पेशल वैल्यू या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। एग्जाम्पल आपको दिया है, आप देख लेना, अभी इससे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। रैंडम टेस्ट, नाम पे से पता चल रहा है रैंडम टेस्ट, कुछ भी डेटा रैंडम डाल के हम लोग चेक करेंगे, इसको मंकी टेस्ट भी बोलते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सिंपल है, नॉट सो स्किल टेस्टर्स रहेंगे, अपने हिसाब से जो डेटा अच्छा लगेगा वो एंटर करके ट्राई करेंगे। सो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बुक माई शो जो हम लोगों ने अभी देखा, वो ऐसा सॉफ्टवेयर अगर आपको टेस्ट करना है, सो अभी आप रैंडम टेस्ट करेंगे। इसमें रैंडम टेस्ट का मतलब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये शो बुक हो रहा है, ये बुक हो रहा है, ये बुक हो रहा है। सो यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने शोज हम लोग एक साथ बुक कर सकते हैं, ये लिमिट है या नहीं है, ये देखेंगे हम लोग। तो अब मैंने जो आपको बताया कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये तकलीफ नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर हिंदी वाला शो बुक किया, आपने मुझे तमिल दे दिया। गेटिंग। सो अब देखो यहाँ पे ये कभी कभी माइनर एरर हो सकता है क्या, माइनर डिफेक्ट्स, कि यहाँ पे ये जो मूवी में बुक कर रहा हूँ ना, ये तमिल में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तमिल का हिंदी हो गया। या फिर ये जो मूवी मैं बुक कर रहा हूँ ये 3D मूवी है, या सॉरी 2D मूवी है, और यहाँ पे 3D लिख के आ गया। क्या हो गया, ये माइनर डिफेक्ट हुआ। याद है हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पढ़े थे, कौन से पढ़े थे, क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, गाइस कौन से टाइप ऑफ डिफेक्ट्स थे? हेलो, बताओ जल्दी, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कौन से थे? क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, माइनर एंड कॉस्मेटिक। मैं ही पूछ रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, जाग रहे हो क्या? ये सुनो, से ये सुनो गाइस, हेलो, आर यू गाइस लिस्टिंग टू मी? बस एक ही। ओके तो अगर यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे अभी जो माइनर टाइप का डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, वो माइनर डिफेक्ट क्या था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या कुछ, तो ऐसे छोटे मोटे जो डिफेक्ट थे वो आपके माइनर डिफेक्ट थे। बट अब देखो यहाँ पे माइनर डिफेक्ट विल क्रिएट सो बिग प्रॉब्लम
कि यहाँ पे तमिल वाला है, बराबर है। हम लोगों ने तमिल मूवी पे हिंदी का यहाँ पे टाइटल डाल दिया है, तो अब यहाँ पे जो भी आएंगे सारे तमिल देखने वाले आने वाले हैं। और आप वहाँ पे सॉरी, आपने यहाँ पे बता क्या दिया, हिंदी बता दिया तमिल पे, बराबर है। तो यहाँ पे जो भी कोई आएंगे वो हिंदी देखने वाले आएंगे, आप उनको तमिल में डाल रहे हो और तमिल वाले को हिंदी में डाल रहे हो, मतलब इट विल क्रिएट सो बिग प्रॉब्लम, सो बिग मेस फॉर देम। तो ये जो डिफेक्ट है वो माइनर है, कि हिंदी का तमिल हो गया, तमिल का हिंदी हो गया। या 2D मूवी था, आपने 3D बताया, तो मैंने 3D सोच के ये बुक किया, लेकिन बाद में जाके पता चला 2D है। अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम। देन यहाँ पे 11 AM था, इसका PM हो गया। सो अगेन क्या है, माइनर प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखो कि अगर यहाँ पे 11 AM का अगर PM हो गया, मतलब जो भी आएंगे वो अभी टिकट बुक करके रात को 11 बजे आएंगे, और बाद में आप बोलोगे भाई सॉरी आपका शो चले गया, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। सो डिफेक्ट माइनर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। अगर एक बहुत बड़ा सा थिएटर है, आप यहाँ पे देख लो ये कितना बड़ा थिएटर है, अगर हम लोग कोरोना अगर नहीं रहेगा और सबको अगर अलाउ कर रहे हैं, सो यहाँ पे इतने सारे सीट्स है। और अगर मैं मल्टीप्लेक्स या PVR की बात करूंगा तो इससे डबल सीट्स है। अब इतने सारे सीट्स आपने बुक किए हैं जहां पे 11 AM का PM हो गया है, बराबर है। तो मतलब ये सारे जो भी ये 200-300 लोग हैं, या चलो 150 लोग पकड़ो, तो 150 पीपल आर गोइंग टू कम फॉर 11 PM शो। लेकिन एक्चुअल शो कौन सा था, 11 AM का था। सो आपका एक छोटा सा माइनर मिस्टेक की वजह से इतना सारा प्रॉब्लम हो सकता है 150 लोगों के साथ में। अब वो थोड़ी आपको छोड़ेंगे, आप बोलोगे कि भाई गलती हो गया, दे आर नॉट गोइंग टू बेयर विद दैट। दिल से कि हम लोगों ने बुक किया, हम लोग यहाँ पे आए, पूरा अपना काम खत्म करके, इतना ट्रैवलिंग का हुआ है हम लोग का, अब से बुकिंग हुआ है, हम लोग का प्लान हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। और देन या तो वो थिएटर का नाम खराब होगा, या प्रॉब्लम होगा, या फिर वो शो चलाएंगे। सो एक में से लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो शो चलाने का ही आता है, तो वही उनको करना पड़ेगा। ठीक है। सो वो माइनर माइनर डिफेक्ट्स है, लेकिन यहाँ पे उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। So these are few examples. Anyone, any doubts? बोलो। सो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपका जो मंकी टेस्ट या फिर रैंडम टेस्ट बोलते हैं हम लोग। गाइडलाइन फॉर बाउंड्री वैल्यू, अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या रहेंगे, ट्रेडिशनल इक्विवेलेंस क्लासेस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आप ये एक बार पढ़ लेना। इम्प्रूव करें कैसे करेंगे इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में, धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में हम लोगों ने बुक माई वैल्यू का देखा था, उसके बाद उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट्स किए और इम्प्रूवमेंट्स किए, वैसा होगा। यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ओके, देख लेना। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, अलग अलग क्लासेस बनाएंगे हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से, और उसमें हम लोग वापस हम लोगों का यही सेम टेस्टिंग वाला पार्ट चलेगा। सो इक्विवेलेंस क्लासिंग के वीक नॉमिनल, स्ट्रॉन्ग नॉमिनल, वीक रोबस्ट टेस्ट, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट टेस्ट। नाम पे से पता चल रहा है नॉमिनल मतलब एकदम नॉमिनल, नॉर्मल या नॉमिनल वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे, ऐसा जो कभी भी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है ना। सो एक वीक नॉर्मल इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग वाला बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से यही टाइम वाला जो हम लोग का पैटर्न है वही चलेगा। देन एक वीक रोबस्ट वैल्यू बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट वैल्यू बनाएंगे। सो यहाँ पे वही आपको दिया है। इन फर्स्ट इक्विवेलेंस क्लास वन वेरिएबल फ्रॉम ईच इक्विवेलेंस क्लास इज टेस्टेड बाय द टीम, है ना। और अगर सिंगल फॉल्ट अजम्पशन के लिए हम लोग यहाँ पे काम करता है, देखो वीक नॉर्मल इक्विवेलेंस क्लास टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल फॉल्ट अजम्पशन। और यहाँ पे क्या बोला है, मल्टी फॉल्ट अजम्पशन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग नॉमिनल इक्विवेलेंस बना रहे। इक्विवेलेंस पार्टीशन जो हम लोगों ने किया वही है यहाँ पे। तो इक्विवेलेंस पार्टीशन में हम लोगों ने सिर्फ एक ही पार्ट के लिए पार्टीशन बनाया था, अब यहाँ पे मल्टीपल पार्टीशन चलेंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए। अलग अलग कैटेगरी मतलब बुक माई शो पे मैं मूवी के लिए एक इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग बनाऊंगा, देन प्लेस के लिए बनाऊंगा, थिएटर्स के लिए बनाऊंगा, वैसे ही अलग अलग चलते रहेंगे हम लोग के। ठीक है। वीक रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट, ये भी सिमिलर टाइप का ही पैटर्न है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, अब ये बहुत सिंपल है, इतने सारे हम लोगों ने टेस्टिंग पढ़ा है, डिस्कशन मैंने आपके साथ जो किया है, आई होप ये तो अभी आपको आना चाहिए। ओके, एज टेस्ट क्या बोलेंगे हम लोग, किसको एज बोलते हैं। एज का मतलब क्या होता है, एकदम लाइन पे कोई टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, बराबर है ना, उसको एज टेस्टिंग बोलते हैं। अब एज पे टेस्ट करने का मतलब क्या होगा, बताओ। एज पे टेस्ट करने का मतलब एकदम बाउंड्री के वैल्यू कुछ ना कुछ हम लोग एंटर करेंगे, ऐसे वैल्यूज
जो फॉर एग्जांपल हम लोगों का जो लूप होगा वो लूप के या एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जैक्टली। तो आप देखो अब यहाँ पे यहाँ पे जो भी मैंने स्टार्टिंग में इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको इतना डिटेल में जो बाउंड्री वैल्यू इक्विवेलेंस पार्टीशन और ये जो इतने डिटेल में बताना, उसका मेन रीजन यही है कि आपके आगे के जो कंसेप्ट है ना उसमें नाम अलग अलग हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्ट सेम ही अप्लाई हो रहा है। तो अगर एज का मतलब है, एज मतलब एकदम बाउंड्री के वैल्यूज या एक्सट्रीम वैल्यूज वही आएगा। गेटिंग? सो यहाँ पे भी वही सर्टन ऐसे ही कुछ एज के जो वैल्यूज है ना वो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास कोई एक प्रोग्राम है तो उसमें भी हम लोग एज के वैल्यूज ट्राई करेंगे। तो हर एक यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ओके सेम ही आएगा, सॉरी, अलग से कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे वहाँ पे, सेम ही टाइप के एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो एज के वैल्यूज का मतलब वही होगा कि हम लोग एकदम कोई एक लूप में हम लोगों ने जैसे ब्रांच, अलग अलग ब्रांच जो हम लोगों ने ट्राई किए थे हम लोगों के, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी आएगा आपका एज टेस्टिंग में। लाइक देखो एक फोटो जो है वो मैंने आपको चैट बॉक्स में डाला हुआ है, वो सेम अगर हम लोग ब्राउजर पे देखें, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हम लोगों ने एज वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे बताया था। एज मतलब क्या हो गया, ये मेरा S0 है। ये लूप जो हम लोगों ने पाथ वाला टेस्टिंग किया था ना, वो पाथ वाला टेस्टिंग देखो यहाँ पे, ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से ये सेकेंड पॉइंट है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एज टू एज ट्राई करूंगा, S0 से S1 के बीच में ये एज है, ये एज है, ये एज है, तो ये सेम पाथ टेस्टिंग होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज डाल के ये पाथ टेस्टिंग होगा। इन शॉर्ट दैट्स व्हाट वी मीन बाय दिस पार्ट, नथिंग मोर। तो एक्सट्रीम वैल्यूज डालो और हर एक पाथ जो है उसके एक्सट्रीम वैल्यूज डाल के उसको चेक कर लो, बस वो होगा एज टेस्टिंग। यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन प्रोग्रामर मेक एन एरर और अ मिस्टेक व्हिच रिजल्ट्स इन डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर, इफ दिस डिफेक्ट इज एग्जीक्यूटेड सिस्टम विल प्रोड्यूस अ रॉन्ग रिजल्ट कॉजिंग अ फेलियर। द डिफेक्ट कैन बी कॉल्ड एज फॉल्ट और अ बग। याद है एरर, फॉल्ट एंड फेलियर, मैंने आपको तीन में डिफरेंस बताया था। अगर डेवलपर जो कोड लिखता है और उसमें वो कोड में अगर कहीं पे कुछ लॉजिकल मिस्टेक है और वो आप वही पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉल्व कर देते हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए और वो सेम प्रॉब्लम, जो कोड में जो प्रॉब्लम था वही सेम अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में बाकी प्रोग्राम्स के साथ अगर ऐड कर दिया, बराबर है, देन दैट क्रिएट्स अ फॉल्ट in your system and this faulty system will leads to failure on the client side. So quality assurance टेस्ट टीम रहेंगे हम लोग के, जो ऐसे अलग अलग टेस्ट केसेस प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स डाल के चेक करेंगे। सो यहाँ पे आप बुक माई शो का एग्जाम्पल सिंपली ले सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन यू की इन द एम्प्लॉय इन्फो द मैक्सिमम एज लिमिट वुड बी 70 और 80, बट इफ यू की इन एन ईयर दैट रिजल्ट्स इन एम्प्लॉय एज आर मोर देन 200, the software will not function correctly. This error should be caught while doing edge case testing. अब देखो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, बर्थ ईयर हम लोग किसी के पास से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई आपके कंपनी में अगर जॉब करने आ रहा है, ठीक है, और वो अगर अपना बर्थ ईयर अगर एंटर कर रहा है या फिर आप उसके पास से सपोज आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यूजर के पास साइन अप करा रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे और कुछ काम है, तो वो टाइम पे अब अगर जब मैं कोई कैलेंडर पे जाके साइन अप करता हूँ ना, तो वो कैलेंडर मुझे 1950s के ईयर भी बताएगा, 60s के भी बताएगा, 40s के भी बताएगा, हर कुछ बताएगा। तो अगर मैं अपना एज अगर वहाँ पे 150 ईयर्स 140 ईयर्स अगर डाल रहा हूँ, तो आपका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गेटिंग? आपको हर कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं मिलता ना जो 120 साल 110 साल जीता रहेगा। रेयरली वी फाइंड सम पीपल जिनका एज इतना बड़ा रहता है। सो वो टाइम पे अगेन क्या होगा, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज एज टेस्टिंग। एज का वैल्यू डाला, एक्सट्रीम वैल्यूज डाले और बाद में हम लोग चेक करेंगे। इक्विवेलेंस पार्टीशन के गाइडलाइंस क्या रहेंगे, सिंपल है, आप देख लेना अभी। इक्विवेलेंस पार्टीशन एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। पार्टीशन में तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग क्लास में हम लोग बता देंगे क्योंकि ये वाला पार्टीशन ये होगा,
बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम लोग ये जो पार्टीशन किया हुआ है देन उसके बाउंड्री पे जो वैल्यू है वो इंसर्ट करके चेक करेंगे ना कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट हो रहा है। तो ये डिफरेंस जो भी है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अब मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप पूछना मुझे। ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगे इक्विवेलेंस पार्टीशन के? is widely used method that decreases the number of possible test cases that are required to a software product, its ability to generate greater test coverage। वही है। ओके, नेक्स्ट इज डिसीजन टेबल। यहाँ से आपका नया टॉपिक चालू होता है। हम लोगों का बाउंड्री वैल्यू और वो सब खत्म हो गया। डिसीजन टेबल, व्हाट इज डिसीजन टेबल? हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, इफ़ यू रिमेंबर। ऑलरेडी पहले हम लोगों ने एक बार जो टेस्ट केसेस जो हम लोग बनाते हैं ना, वो आपका डिसीजन टेबल टाइप ही होता है। सो डिसीजन टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे कि आप जो टेस्ट केसेस जो बनाते हैं वैसा आपका डिसीजन टेबल रहेगा। सो डिसीजन टेबल के अंदर हम लोग बताएंगे कि ओके मैं क्या इनपुट दूंगा तो उस पर क्या आउटपुट आना चाहिए। ऐसा कुछ डिसीजन टेबल्स हम लोग बनाते हैं। लाइक इफ आई शो यू वन डिसीजन टेबल का, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ। सो वी हैव दिस डिसीजन टेबल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाउ टू मेक अ डिसीजन टेबल फॉर लॉगिन स्क्रीन। सो लॉगिन में क्या होगा, वी हैव यूजर नेम एंड पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, राइट। ये आपका डिसीजन टेबल रहेगा। सब इसमें क्या बोला है, कितने कंडीशंस आएंगे आपके ये स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से। यूजर नेम पासवर्ड, सो आपका डिसीजन टेबल क्या आएगा, वी हैव अ कंडीशन, बराबर है। कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन आपके 3 कंडीशन आएंगे, यूजर नेम पासवर्ड एंड आउटपुट। रूल्स क्या आएंगे, फर्स्ट यूजर नेम पासवर्ड दोनों अगर फॉल्स है, बराबर है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, टी मतलब पासवर्ड, टी का मतलब क्या है, करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, एंड एफ का मतलब क्या बोला है, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। एंड ई का मतलब क्या बोला है, एरर मैसेज। एच का मतलब क्या बोला है, होम स्क्रीन, है ना। ये पैटर्न आपको दिया है। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन फर्स्ट क्या है, बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, मतलब यूजर नेम भी रॉन्ग है पासवर्ड भी रॉन्ग है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, एरर मैसेज। देन सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, यूजर नेम इज करेक्ट पासवर्ड इज फॉल्स, तो एरर मैसेज आना चाहिए वापस। देन रूल 3, फॉल्स ट्रू देन एरर मैसेज, एंड इफ बोथ आर ट्रू तो क्या होगा, होम स्क्रीन डिस्प्ले होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप बाइनरी टेबल जैसे बनाते हैं ना, वैसा ही है। 0 0 बोथ फॉल्स, 1 0 1 ट्रू 1 फॉल्स, 0 1 फॉल्स ट्रू एंड 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0। तो अगर 2 कंडीशन है तो ऐसा जाएगा, 3 कंडीशन है तो बाइनरी टेबल का 3 डिजिट वाला जो टेबल है वैसा जाएगा। अगर यहाँ कहीं पे अगर हम लोग देखें, ये देखो ऐसा होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ कंडीशंस जैसे बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से ऐसा हम लोग कुछ बताएंगे। ये देखो दिस इज द परफेक्ट वन, ऐसा आपका डिसीजन टेबल रहेगा, ठीक है। दिस इज हाउ द डिसीजन टेबल लुक्स लाइक। कि अगर यहाँ पे क्या बोला, डिसीजन पॉइंट्स है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हैं, टाइप ऑफ कार कौन सा है, एज ऑफ कार कितना है। तो ये अगर सब अगर ट्रू है, ये अगर सब अगर यस है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक द मैसेज रिफ्यूज टू इंश्योर रिटर्न टू द मेन मेन्यू। अब यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आपके लिमिटेड है, बराबर है। टाइप ऑफ कार ये जो वैलिड है वही चाहिए। एज ऑफ कार नहीं, एज नहीं हुआ है, तो वो टाइम पे क्या बताएंगे, आपने एज अगर प्रोवाइड नहीं किया तो क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या बताएंगे। सो ये जहाँ पे एक्स मार्क मार्क किया है ना, वो वाला आपको आउटपुट दिखेगा। दिस इज हाउ वी राइट द डिसीजन टेबल। क्लियर है, दिस इज द मेन अ प्रॉपर वन। देन और सर्टेन कंडीशंस के लिए भी हम लोग सिमिलर टाइप के डिसीजन टेबल्स बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से ऐसा एक अच्छा सा डिसीजन टेबल एग्जाम में भी बताएंगे। ओके ऐसा कोई एक टेबल बना के रखेंगे, और बड़े कंडीशंस अगर रहेंगे तो ऐसा कुछ हम लोग बनाएंगे। सो आई जस्ट पेस्ट दिस डायग्राम, आपको इजी पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डिसीजन टेबल। ओके ऐसा ही कोई टेबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सो अभी अगर हम लोग अपने थियरी पे आए पीडीएफ में, तो आपको यहाँ पे वही सेम चीज बताया हुआ है। यस Sir, can we make a smaller table? या ऑफ कोर्स वी कैन।
यहाँ पे देखो ना दिया, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द कंडीशन विच वी आर टेस्टिंग। Yes, मतलब अगर आपका कंडीशन, अगर जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो अगर पासवर्ड और वैसा ही है, तो हम लोग एक छोटा सा टेबल ऐसा बना देंगे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, एंड अगर तीनों ट्रू है तो क्या आएगा, दो ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या आएगा, बराबर है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, तो क्या आएगा, फर्स्ट ट्रू, बाकी दो फॉल्स है तो क्या आएगा। सो ये हिसाब से हम लोग अपना छोटा सा डिसीजन टेबल बता सकते हैं। देर इज नो कंपल्शन कि आपको एक बड़ा सा ही डिसीजन टेबल बनाना है, आप ऐसा छोटा सा बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। so but I don't understand how is it kind of different from the test cases, like उसमें भी तो हम यही evaluate करते हैं ना basically कि इसमें मतलब ये वाला इनपुट हुआ तो ये वाला आउटपुट होना चाहिए, या फिर ये नहीं है तो फिर मतलब जैसे उस दिन हम लोगों ने पासवर्ड और वो वाला टेबल देखा था, लाइक एक्सेल का, हाँ वो हाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। या वो So जो how is टेस्ट है वही 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 सिमिलर ही हो गया, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे मैंने टेस्ट केस बना के रखे हैं, दिस आर द टेस्ट केस इटसेल्फ। और यहाँ पे टेस्ट केस में मैं इसको डिसीजन टेबल बोल रहा हूँ, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंटर दिस कंडीशंस, और मैं चेक करूंगा कि मेरा रिजल्ट या एक्शन क्या ले रहा है वो। और यहाँ पे फिर मैं दो कॉलम बना दूंगा, एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल वन। सो डिसीजन टेबल एंड जो आपका टेस्ट केसेस जो थे उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, वो सेम ही है। कभी कभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे अलग से बता दें कि ओके दिस आर आर टेस्ट केसेस और ये हम लोग के डिसीजन टेबल है, ओके नथिंग सर, तो मोर इट्स लाइक कि अगर डिसीजन टेबल में सब कुछ यस यस मतलब सब इफ ऑल इज गोइंग वेल तो दैट मींस एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू एक्चुअल, और अगर उसमें कोई भी एन है या फिर ऑल एन है तो इट्स लाइक एक्सपेक्टेड डजंट मीट एक्चुअल, ऐसा वाला काइंड ऑफ। हाँ हाँ, मतलब वहां पे हम लोग बता देंगे कि ये मेरा डिसीजन, मतलब आपका सॉफ्टवेयर का डिसीजन क्या था वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे ओके। हम लोग ऐसा बता सकते हैं, देखो ना यहाँ पे दिया ना, ईमेल पासवर्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और नीचे हम लोग डाल देंगे एक्चुअल रिजल्ट। सो आपका डिसीजन टेबल एंड ये दोनों सेम ही हो गया। हाँ सर, ठीक है। गॉट। हाँ। सो सेम वे यहाँ पे आपको वही डिसीजन टेबल वाला ही कंसेप्ट दिया हुआ है। सो अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन टेबल, सेम जैसा मैंने आपको बताया, वैल्यूज डालेंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ट्रेन्स फ्रॉम कहाँ से है कहाँ तक है, एंड ट्रेन्स बटन है। सो अब यहाँ पे जैसे सपोज कि हम लोगों को एक ओके, आई गिव यू वन टास्क, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको डिसीजन टेबल बताना है, बनाना है, ध्यान से देख लेना। आपको जो अभी मैं कंडीशन दे रहा हूँ उसके बेस के ऊपर आपको एक डिसीजन टेबल बताना है, वो कैसा बनेगा। देखो नोटपैड विजिबल है सबको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोग के पास ट्रेन टिकट बुकिंग है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरा, इफ जो टिकट बुक कर रहा है, इफ पर्सन इज रेलवे एम्प्लॉय, तो उसको 30% डिस्काउंट है। सेकेंड, इफ पर्सन 18, तो उसको 20% डिस्काउंट है। थर्ड, इफ पर्सन इज सिटीजन, तो 25% डिस्काउंट है। एंड फोर्थ, और रेस्ट अदर्स ओनली 5% डिस्काउंट। ठीक है, आपको डिसीजन टेबल, टेस्ट केसेस जो भी बोलो इसके लिए बना के आपको बताना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन अ डिसीजन टेबल, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर जब एसक्यूए का मिलेंगे 2-3 दिन के बाद में, आई थिंक वेनेसडे होता है ना हम लोग का दूसरा एसक्यूए लेक्चर, उस दिन हम लोग देखेंगे ये। तो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये प्रिपेयर करना है डिसीजन टेबल। आई होप मैंने बोला वो कंडीशन क्लियर है। सर मैं यू रिपीट द लास्ट पॉइंट लाइक द कंडीशन वाला, मतलब ये चार समझा कि दिस। अगर रेलवे एम्प्लॉय है तो मैं हाँ। उसको 30% डिस्काउंट दूंगा। अगर अगर नॉर्मल पर्सन है
ठीक है, बाकी के सारे जो है वो नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर रेलवे एम्प्लॉय है तो मुझे आगे और कुछ पूछना ही नहीं है, मैं डायरेक्टली यस उसको 30% डिस्काउंट दूंगा। अगर वो रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन आएगा, अगर माइनर है 18 ईयर से छोटा है तो 20%, अगर सीनियर सिटीजन है मतलब 65 ईयर्स और अबोव है तो 25% डिस्काउंट मिलेगा टिकट्स के ऊपर। एंड उसको छोड़ के अगर नॉर्मल सिटीजन है जो ना तो बच्चा है, 18 साल से छोटा नहीं है और सीनियर सिटीजन नहीं है, तो वो टाइम पे उसको 5% डिस्काउंट होगा। दिस इज द कंडीशन। और ये कंडीशन के लिए आपको डिसीजन टेबल बनाना है। तो आप यूज केस बोल लो, डिसीजन टेबल बोल लो, जो भी है, आप एक्सेल में ऐसा टेबल बना के उसका स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, या आप अपना वो सेम फोटो आप ले लो और वो सेम फोटो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक sir, है, so या decision will be based on only yes no, right? Like if the person is a railway employee, नहीं, yes, नहीं, नहीं, it's no. नहीं, नहीं, यस नो पे डिसीजन नहीं आएगा। आपको वहां पे बताना है कि कितना डिस्काउंट आप देंगे उसको। तो हाँ कंडीशन सर, क्या वही रहेगा? मेरा क्वेश्चन है कि मतलब सपोज यस अगर रेलवे एम्प्लॉय है तो फिर 30% क्लियर है, और अगर नहीं है तो फिर देन वील चेक कि वो बाकी तीनों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है। फिर we वो भी अगर हम supposed to we supposed to give a message to a user कि okay you will get this much discount, ये मैसेज बताना है। लो सब ध्यान से, आपको मैसेज वहां पे डिस्प्ले करना है। मैंने डायरेक्टली बता दिया है, लेकिन अगर कोई टिकट बुक कर रहा है तो आपको उसको बताना है कि कितने % डिस्काउंट के लिए दैट पर्सन इज एलिजिबल। तो जो वीडियो, एक जो इमेज मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मैं यहाँ पे कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो देखो, अभी आपको जो चैट बॉक्स में मैंने जो एक इमेज शेयर किया है वो आपको दिख रहा है ना, ये ओपन किया मैंने, विजिबल है गाइस? हाँ सर विजिबल है, हाँ सर। हाँ, सो देखो यहाँ पे ये जो इमेज है इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये हम लोगों ने इनपुट कंडीशन डाला है, और उसके बाद में आउटपुट में आपका सॉफ्टवेयर क्या एक्शन लेगा ना, वो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो ऐसे क्या आपका सॉफ्टवेयर क्या एक्शन लेगा वो यहाँ पे आपको बताना है। एंड नेक्स्ट थिंग, इसके पहले जो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने टेस्ट केसेस, वो पाथ टेस्टिंग देखा। जैसे यहाँ पे ये वाला जो पाथ टेस्टिंग है कि ओके यहाँ पे ये इनपुट दूंगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये इनपुट दूंगा तो यहाँ पे जाएगा। एग्जैक्टली सिमिलर वे ये जो प्रोग्राम है इसके लिए आपका डिसीजन टेबल बनेगा, पाथ टेस्टिंग में कितने पाथ आएंगे उसके वो बनेगा, और उसका बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बनेगा, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये आपका टास्क है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर करके आना है। ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनो क्या क्या चीज करना है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, दिस इज द कंडीशन ट्रेन टिकट बुकिंग, इसमें ये जो 4 कंडीशन मैंने आपको दिए हैं, इसके बेस के ऊपर आपका जो हम लोगों ने टेस्ट कवरेज या पाथ टेस्टिंग वाला कंसेप्ट देखा वो करना है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस उसका निकालेंगे। याद रखो, कोई एक चीज खाली आपको कंप्लीट नहीं आएगा। मतलब आप अगर डायरेक्टली अगर टेस्ट केसेस बना रहे हो, या फिर ये जो डिसीजन टेबल बना रहे और आपने पाथ टेस्टिंग नहीं किया, तो पाथ टेस्ट अगर नहीं किया आपको तो आपका डिसीजन टेबल बनना ही नहीं है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें इतने पाथ है, फर्स्ट पाथ इज S0, S1, S2, S3, S5, S6, तो ये जो मेरा फर्स्ट पाथ है दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट डिसीजन टेबल में, ये फर्स्ट कंडीशन मेरा ये आएगा। देन S0, S1, S2, S4, S5, S6, ये मेरा सेकेंड पाथ है, तो ये मेरा सेकेंड डिसीजन आएगा कि अगर ऐसा गया तो क्या होगा, ऐसा गया तो क्या होगा। तो अगर आपका पाथ टेस्टिंग अगर या टेस्ट कवरेज अगर नहीं हो रहा है तो वो टाइम पे आप डिसीजन टेबल बनाएंगे तो भी वो करेक्ट नहीं बनेगा। ये सब इंटरलिंक्ड है, वो समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेम चीज आपका प्रोजेक्ट में आएगा, तो अगर आपको ये बनाने अगर नहीं आ रहा है ना तो एग्जाम प्रोजेक्ट में भी नहीं समझेगा। और याद रखो, बिलीव मी, अगर कोई अगर मैं मेरे जैसा अगर कोई प्रोफेसर आया ना तो मैं बैंड बजा देता हूँ फिर, अगर मुझे लगता है कि किसी ने ढंग से अगर अपना खुद का होमवर्क नहीं किया है तो। अगर मैं ही आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपको समझेगा ही नहीं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। आप बोलोगे कि हाँ टेस्टिंग किया, टेस्टिंग किया, ओके, आपके डिसीजन टेबल्स आपने क्या बनाया,
या टेस्ट केसेस आपने क्या किया। अब ये टेस्ट केसेस आपने उठा के मुझे 2-4 कुछ तो बता दिए, मैं आपको सेकंड चीज यही पूछूंगा कि आपने ये बनाया कौन से बेसिस पे बनाया आपने, तो कौन से बेसिस पे बनाया है, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कुछ तो किया रहेगा, उसके कुछ केसेस डाले जो आप हाईलाइट करोगे कि दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस जो मैंने सबसे पहले हाईलाइट किए। और वो हाईलाइट करने का रीजन क्या है, यहाँ पे ये जितने भी टेस्ट केस दिए ये सारे मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, या ये सारे कंडीशन में नहीं बनाऊंगा, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं वर्कआउट करूंगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, इसमें से टेस्ट केस इतने सारे हैं। आप देखो कि दिस इज लाइक अ बाइनरी टेबल। हेलो। Yes, sir. या सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद हो गया ना, चालू है रिकॉर्डिंग, या चालू है, ओके। हाँ सर, चल। हाँ, सो देखो बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास बाइनरी टेबल है, सपोज कि हम लोग के पास यहाँ पे ये ब्राउजर में अगर मैं यहाँ पे बाइनरी टेबल अगर देखता हूँ, 4 बिट बाइनरी टेबल मतलब 4 कंडीशन अगर है, तो आप देखो 4 कंडीशन के लिए अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस अगर देखूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने रहेंगे, 0 to 16 तक जाएंगे, जिसमें पहले में चारों कंडीशन फॉल्स रहेंगे, दूसरे में 3 कंडीशन फॉल्स, एक ट्रू रहेगा, देन उसके बाद में फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, देन फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ऐसे करके आपके 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर उसी के सामने अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो कंडीशन है, जैसे अभी मैंने आपको रेलवे वाला दिया, उसमें अगर 5 कंडीशन है, तो ये 5 कंडीशन के बेस के ऊपर आपका डायरेक्टली कितना गया, 0 to 32 गया। बाइनरी कैलकुलेशन याद रखो, तो आप जब टेस्ट केसेस बनाते हैं ना, तो ऐसा आपका आउटपुट भी ऐसे आएगा बाइनरी कंडीशंस के ऊपर कि आपने क्या इनपुट डाला और क्या आउटपुट मिला। तो आपके जो टेस्ट केस बन रहे हैं वो ये बाइनरी टेबल के हिसाब से बन रहे हैं कि यहाँ पे आपके कंडीशंस आ गए, जो आप ट्रू फॉल्स करोगे और उसके बेस के हिसाब से यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो टेबल है उसमें अगर 8 कंडीशन है, 8 बिट बाइनरी टेबल, सो 8 बिट बाइनरी टेबल मतलब कितना बड़ा हो गया, आप कभी इतना टेस्टिंग खत्म करोगे, कैन यू डू दैट, नहीं हो सकता। ये देखो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जब अगर हम लोग थोड़े डिफिकल्ट टाइप के जो अगर कोई व्हाट वी से अगर थोड़े डिफिकल्ट टाइप के कोई अगर कोड अगर हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें आपके 7-8 ऐसे कंडीशंस रहेंगे। अगर 7-8 कंडीशन अगर ऐसे आते हैं और बाइनरी टेबल के हिसाब से अगर आप ट्रू फॉल्स करके अगर उसको चेक करेंगे, तो जिंदगी में आपका टेस्टिंग खत्म ही नहीं होना है। ये समझ लो कि आप आपका जो डेवलपमेंट का टाइम हुआ ना, उससे 10 टाइम ज्यादा भी अगर आप ले लोगे तो भी आपका टेस्टिंग ही चलेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको टेस्टिंग के लिए क्या लगेगा, आपको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस समझ में आना चाहिए, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग समझ में आना चाहिए, उसके बेस के ऊपर डिसीजन टेबल कैसा बनेगा, और प्लस पाथ एनालिसिस, जहाँ पे आप मैक्सिमम कौन से पाथ आपके पॉसिबल हो सकते हैं, इनपुट कहाँ कहाँ से कैसे फ्लो हो सकता है, सो दैट आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी कोड एटलीस्ट अनटेस्टेड ना रहे, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हुआ होना चाहिए, ऐसा कोड होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है वो इसके लिए दिया है, जो आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर आपको ये सेम जो है इसका 4 चीज आप मुझे बताओगे। अभी यूनिट 3 में हम लोगों ने स्टार्ट से जो भी कुछ पढ़ा वो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करना है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस पार्टीशन दोनों सेम है, टेस्ट केसेस बनाएंगे तो डिसीजन टेबल बन जाएगा। और पाथ टेस्टिंग के बेस के ऊपर आपको पता चलेगा कि ये जो भी इतने इफ एल्स जो भी इसके नेस्टेड लूप्स आएंगे उसमें आप कहाँ पे क्या चीज ऐड करेंगे, कैसे करेंगे। सो नेस्टेड लूप में आपके कितने पाथ आएंगे वो आपको बताना है। तो ये अभी आपको सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है, कोई कोड नहीं लिखना है, कोड नहीं लिखना है आपको, खाली मुझे वहां पे डॉक्यूमेंट बना के बताना है कि ओके अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा आउटपुट कोई लाना नहीं है आपको। बहुत सिंपल चीज है। एनी डाउट एनी वन, बता दो अभी, चलो किसी को कोई डाउट है गाइस, नो डाउट्स।
ठीक है।